उत्तराखंड शिक्षा विभाग में शिक्षकों के प्रमोशन को लेकर हाईकोर्ट में चल रही सुनवाई की अगली तिथि 17 दिसंबर है। शिक्षक उम्मीद कर रहे हैं कि जल्द ही कोर्ट निर्णय देगा, जिससे विभाग में सालों से रुका एलटी से प्रवक्ता पदों पर सीनियरिटी विवाद से जुड़े प्रमोशन का रास्ता खुल सकेगा। शिक्षा निदेशक मुकुल सती ने बताया कि कोर्ट द्वारा मांगी गई सभी जानकारियां उपलब्ध करा दी गई है। तो शिक्षक प्रमोशन लंबित मामले में अगली सुनवाई 17 दिसंबर को होगी। एलटी से प्रवक्ता पदों को सीनियरिटी विवाद का कारण है। शिक्षकों को जल्द फैसला मिलने की उम्मीद यहां पर है। तो शिक्षा निदेशक ने सभी जानकारियां कोर्ट को दी है, जानकारियां कोर्ट को उपलब्ध करवाई है। तो शिक्षक प्रमोशन हाईकोर्ट में लंबित और इस मामले में अगली सुनवाई 17 दिसंबर को होगी। कोर्ट ने अगली तिथि 17 दिसंबर तय की है और एलटी से प्रवक्ता पदों को सीनियरिटी और शिक्षकों को जल्द फैसला मिलने की उम्मीद हाईकोर्ट से है। देखिए, माननीय उच्च न्यायालय में हमारी केस लंबित है। रोज़ वहाँ प्रगति चल रही है और जो भी सूचनाएं हमसे मांगी जा रही हैं वो हम तत्काल उनको दे रहे हैं। आईवी हमारे सीएससी महोदय ने 3 बिंदु पर हमसे सूचनाएं मांगी है, वो हम तुरंत भेज रहे हैं और पूरी आशा हमको है कि हमारे यहाँ जो है जो प्रमोशन के रास्ते हैं वो बहुत जल्दी खुल जाएंगे। देखिए, माननीय कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने सचिवालय में आयोजित बैठक में कई योजनाओं की समीक्षा की। बैठक में निर्णय लिया गया कि नए वित्तीय वर्ष से आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों को रिटायरमेंट के समय न्यूनतम 1 लाख रुपए सहायता राशि दी जाएगी। इस निर्णय के लिए कार्यकर्त्रियों के प्रति 300 रुपए प्रति माह योगदान की सहमति आवश्यक थी, जो आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री संगठनों से मिल गई है। इसके साथ ही सुपरवाइजर पद पर प्रमोशन के लिए वर्तमान में रिक्त 88 पदों पर 1 सप्ताह के भीतर विज्ञप्ति जारी करने के निर्देश भी इस बैठक में दिए गए। इस निर्णय से आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों को रिटायरमेंट और पदोन्नति में लाभ मिलेगा। तो देहरादून में कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने बैठक ली और आंगनबाड़ी में जो महिलाएं कार्य करती है उनके लिए अहम फैसले इसमें लिए गए हैं। तो कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने बैठक में कई योजनाओं की समीक्षा की है। आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों को रिटायरमेंट पर सहायता भी यहां पर दी जाने की बात की गई है। न्यूनतम 1 लाख रुपए सहायता देने की बात कही गई है। 1 अप्रैल से रिटायर होने वाले कार्यकर्त्रियों को लाभ मिलेगा। नैनीताल में जिला अधिकारी ललित मोहन रयाल ने विकास कार्यों में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त न करने की चेतावनी दी है। भीमताल विकास भवन में आयोजित राज्य केंद्र एवं ब्रह्मा सहायतित योजनाओं और 20 सूत्री कार्यक्रम की मासिक समीक्षा बैठक में उन्होंने धीमी प्रगति और कम व्यय वाले विभागों पर नाराजगी जताई है और संबंधित अधिकारियों से 15 दिन के अंदर सुधार लाने के निर्देश दिए हैं। बैठक में उद्योग, लोनिवी, लघु सिंचाई, समाज कल्याण और चिकित्सा विभाग की धीमी प्रगति पर विशेष जोर दिया गया। जिलाधिकारी ने कहा कि फरवरी तक 100% बजट व्यय सुनिश्चित किया जाएगा और कार्यों की जीपीएस फोटो और थर्ड पार्टी सत्यापन अनिवार्य होगा। लापरवाही करने वालों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई यहां पर की जाएगी। तो नैनीताल में बैठक हुई जिसमें कहा गया कि विकास कार्यों में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। 15 दिन में प्रगति सुधार करने के भी यहाँ पर निर्देश दिए गए हैं। धीमी प्रगति और कम व्यय वाले विभागों पर नाराजगी जताई गई है। बजट व्यय फरवरी तक 100% सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। जीपीएस फोटो और थर्ड पार्टी सत्यापन करना यहाँ अनिवार्य होगा। राम जन्मभूमि न्यास के संस्थापक सदस्य और पूर्व सांसद महान अध्यात्म गुरु डॉक्टर रामविलास वेदांती के निधन से संत समाज में शोक की लहर है। धर्मनगरी हरिद्वार में संतों ने उनके निर्माण को बड़ी क्षति बताया है। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष श्री महंत रविंद्रपुरी ने इसे सनातन धर्म और राम जन्मभूमि के लिए अपूर्णीय हानि करार देते हुए उनके योगदान को याद किया है। स्वामी दर्शन भारती ने कहा कि वे आध्यात्मिक, सामाजिक और राजनीतिक रूप से देश के लिए समर्पित थे, जबकि निरंजनी अखाड़े के
महामंडलेश्वर ललितानंद गिरी ने उनके आकस्मिक निधन पर संत समाज में गहरा शोक व्यक्त किया है। बहुत दुख का विषय है। जब हमने सुना हमारी आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी, क्योंकि महाराज श्री से हमारा बहुत प्रेम था और जब भी हरिद्वार में आते थे मैं उनसे मिलता था। अयोध्या में उनसे मैं मिला हूँ, कई बार मिला हूँ। जब हमने सुना तो हमने बहुत दुख पाया। देखिए ये बहुत बड़ी क्षति है सनातन के लिए, और मैं यही कहूंगा कि महाराज श्री को उनकी आत्मा को शांति मिले। उन्होंने जो हमारे लिए किया, समाज के लिए किया है, हम उनका ऋण चुका नहीं सकते हैं। मैं महाराज श्री को नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ उनकी आत्मा। वेदांत जी का जाना सनातन के लिए बहुत घातक रहा, और वेदांति का जीवन जो है माँ गंगा से, भगवान श्री राम से और देवभूमि से, हरिद्वार से बहुत बड़ा लगाव था उनका। यहाँ के कण-कण में बसे हुए थे वो, तो उनका जाना निश्चित रूप से सनातन धर्म के लिए, देश के लिए, और जितने सनातन धर्म मानने वाले हैं, भगवान श्री राम को मानने वाले हैं, उनको दुख। उनके जाने से बहुत नुकसान हुआ। उन्होंने राम जन्मभूमि के लिए काफी कार्य किया, बहुत प्रयास किया, और वो सांसद भी रहे थे भारतीय जनता पार्टी से, और बहुत ही कार्य उन्होंने किया। हम भी काफी साल मिल करके हम लोगों ने जो है विरक्त श्रोमणी स्वामी विवेकानंद जी महाराज पूरे संत समाज के साथ मिल करके उन्होंने राम जन्मभूमि का कार्य किया, हिंदुत्व के लिए कार्य किया, सनातन के लिए कार्य किया। उनके जाने से बहुत क्षति हुई है। सनातन को कितना बड़ा नुकसान है? सनातन को नुकसान है, उनका आशीर्वाद, उनकी आत्मा हमारे साथ रहेगी। उनके जाने से बहुत नुकसान। रुद्रपुर में महाकुंभ 2025 के तहत 20 दिसंबर से जनपद में विभिन्न स्तरों पर खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाएगा। मुख्य विकास अधिकारी दिवेश शासनी की अध्यक्षता में हुई समीक्षा बैठक में खेल मैदान चिन्हित करने, तिथिवार रोस्टर बनाने और सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। प्रतियोगिता स्थलों पर चिकित्सा सुविधाओं और निष्पक्ष संचालन का भी ध्यान रखा जाएगा। जिला युवा कल्याण अधिकारी BS रावत ने बताया कि इसका उद्देश्य युवाओं और दिव्यांगों को खेलों के प्रति प्रेरित करना और प्रतिभाशाली खिलाड़ियों की पहचान करना है। विजेताओं को मेडल, प्रमाण पत्र और नगद पुरस्कार DBT के माध्यम से प्रदान किए जाएंगे। तो रुद्रपुर से खबर है, जहां 20 दिसंबर से खेल प्रतियोगिताओं का आगाज होगा। अंडर 14, अंडर 19 और दिव्यांग वर्ग में ये जो खेल है वो आयोजित होंगे। विजेताओं को मेडल, प्रमाण पत्र और नगद पुरस्कार वितरित किए जाएंगे। तो DBT के माध्यम से पुरस्कार यहां पर खिलाड़ियों को वितरित किए जाएंगे। तो रुद्रपुर से खबर है, जहां महाकुंभ 2024 के तहत खेलों का आयोजन होगा। 20 दिसंबर से खेल प्रतियोगिताओं का रुद्रपुर में आगाज होगा। अंडर 14, अंडर 19 और दिव्यांग वर्ग में खेलों का आयोजन किया जाएगा। विजेताओं को मेडल, प्रमाण पत्र और नगद पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। तो इन खेलों को लेकर एक समीक्षा बैठक ली गई। पद में हमारे द्वारा खेल महाकुंभ की प्रिपरेशंस के लिए एक मीटिंग कॉल की गई थी, जिसमें समस्त स्टेक होल्डर्स को बुलाया गया था। यहाँ पर जो भी शासन द्वारा दिशा निर्देश दिए गए हैं, चाहे वो हमारी न्याय पंचायत लेवल की समिति है, चाहे वो हमारी डिस्ट्रिक्ट लेवल समिति है, जिसमें 2 तरह की हमारी समितियां रहेंगी, एक ब्लॉक लेवल की समिति है। तो इन सभी समितियों के जितने भी अधिकारीगण जो यहाँ पे सदस्य होंगे, उन सभी को उनके डायरेक्शन दे दी गई है। अंडर हमारे 14, अंडर 19 डिफरेंट तरह की जो प्रतियोगिताएं अलग अलग हमारे न्याय पंचायत, हमारे ब्लॉक्स, विधानसभा क्षेत्रों में तथा हमारे संसदीय क्षेत्र में जो भी गेम्स होनी है, हमारी तरफ से संबंधित अधिकारियों को दिशा निर्देश दे दिए गए हैं, सो दैट आने वाले 20 दिसंबर से जो हमारी गेम्स हैं उसका हम प्रॉपर्ली सफल क्रियान्वयन कर सके। मेरी अपील रहेगी जो भी हमारे यहाँ पे व्यूअर्स होंगे कि आप लोग अपने बच्चे और जो भी यहाँ पे जो ऐसे खिलाड़ी हैं जो ये हमारे अंडर 14 गेम खेल सकते हैं, अंडर 19 गेम खेल सकते हैं, इन सब को बढ़ चढ़ कर पार्टिसिपेट करने के लिए बोलें और हमारी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन में जरूर अपना यहाँ पे नामांकन प्रॉपर्ली फिल कर सकें, सो दैट वो लोग गेम्स को अच्छी तरह पार्टिसिपेट कर सकें। 16 दिसंबर 1971 को भारत पाकिस्तान युद्ध में बांग्लादेश के जन्म के अवसर पर देश भर में विजय दिवस मनाया गया। राजधानी देहरादून के शौर्य स्थल पर राज्यपाल गुरमीत सिंह ने 1971 युद्ध के शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की और कहा कि यह दिन अपने देश को सर्वोच्च प्राथमिकता देने का संकल्प लेने का है। उन्होंने शहीदों के परिजनों का ख्याल रखने की जिम्मेदारी भी हर भारतवासी पर जरूरी बताई है। तो देहरादून में सैनिक दिवस मनाया गया, तो विजय दिवस मनाया गया है, जहां देहरादून के राज्यपाल ने शहीदों को
श्रद्धांजलि अर्पित की है। देश को सर्वोच्च प्राथमिकता देने का संकल्प भी यहाँ पर दिया गया है। शहीद परिवारों की देखभाल हर नागरिक की जिम्मेदारी राज्यपाल ने बताई है। विजय दिवस मनाया गया, जहां राज्यपाल ने शहीदों को श्रद्धांजलि दी है, उनको नमन किया है। देश को सर्वोच्च प्राथमिकता देने की संकल्प भी यहाँ पर लिया गया है। तो भारत पाकिस्तान युद्ध, बांग्लादेश का जन्म जब हुआ था तो उस युद्ध को लेकर पूरे देश भर में विजय दिवस आज मनाया जा रहा है और इसी के साथ देहरादून में भी विजय दिवस मनाया जा रहा है। और देहरादून के राज्यपाल गुरमीत सिंह ने यहाँ शहीदों को श्रद्धांजलि दी, उन्हें नमन किया, उन्हें याद किया और इसी के साथ जो शहीद हैं उनके परिजनों की ख्याल रखना, ध्यान रखना उन्होंने हर नागरिक की जिम्मेदारी यहाँ पर बताया है। आज पूरा परिवार इकट्ठा होकर हमारे विजय दिवस को मना रहा है। आज के दिन हम सब ने इकट्ठा होकर इंडिया पाकिस्तान वॉर 1971, ये एक ऐसा वॉर था जो हिस्टोरिक, स्ट्रेटेजिक और डिसिसिव वॉर था, जिसके अंदर में अगर आप बारीकी से देखें तो एक लिबरेशन ऑफ ईस्ट पाकिस्तान था, एक क्रिएशन ऑफ बांग्लादेश था और एक उस अत्याचार, जुल्म जो इनोसेंट बांग्लादेशियों पर हो रहे थे उसका अंत था। देहरादून में न्यू ईयर, क्रिसमस और फेस्टिव सीजन को लेकर ट्रैफिक पुलिस और थाना पुलिस ने तैयारियां शुरू कर दी है। शहर में बढ़ती भीड़ और पर्यटकों की संख्या को देखते हुए ट्रैफिक मैनेजमेंट पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। पुलिस ने डाइवर्जन प्लान और पार्किंग प्लान के अभ्यास भी यहां पर शुरू किए हैं और शटल सर्विस और सूचना बोर्ड लगाने की व्यवस्थाएं भी की जा रही है। ट्रैफिक पुलिस का लक्ष्य है कि त्योहारों के दौरान यातायात सुचारू और सुरक्षित रहे, ताकि आम लोगों को और पर्यटकों दोनों को सुविधाजनक आवागमन यहां पर मिल सके। तो देहरादून से खबर है, जहां क्रिसमस, न्यू ईयर और फेस्टिव सीजन को लेकर ट्रैफिक पुलिस सतर्क हो गई है, तैयारियां तेज कर दी है। सूचना बोर्ड से पर्यटकों को सुविधा होगी। तो न्यू ईयर, क्रिसमस और फेस्टिव सीजन से पहले ट्रैफिक पुलिस अलर्ट पर है। डाइवर्जन और पार्किंग प्लान की तैयारियां यहां पर शुरू कर दी गई है। देखिए, लास्ट ईयर की भांति इस बार भी हमने शटल सर्विस को एक विकल्प के रूप में रखा है। अगर जो हमारे प्लान ए, बी, सी हैं, डाइवर्जन प्लान है, पार्किंग प्लान है, तो अगर उनमें बहुत ही ज्यादा रश आता है टूरिस्ट का, तो हम शटल सर्विस को हम स्टार्ट करेंगे। उसकी पूरी तैयारी जिला प्रशासन के साथ मिलकर हम लोगों ने कर ली। उत्तराखंड कांग्रेस ने प्री एसआईआर की शुरुआत के साथ ही प्रदेश संयोजक और सह संयोजक की नियुक्ति कर चुनावी तैयारियों का काम शुरू कर दिया है। प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने कहा कि एसआईआर प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की लापरवाही या छेड़छाड़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी। प्रदेश संयोजक और पूर्व विधायक मनोज रावत ने बताया कि लगातार काम चल रहा है ताकि समय पर BLA 1 और BLA 2 की नियुक्तियां किया जा सके। उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी द्वारा देश भर में किए जा रहे गलत कामों पर उनकी सतर्क नजर बनी हुई है। तो उत्तराखंड से खबर है, जहां एसआईआर की प्रक्रिया तेज हो गई है। प्री एसआईआर शुरू कर चुनावी तैयारियों को यहां तेज कर दिया गया है। प्रदेश संयोजक और सह संयोजक की नियुक्ति की गई है। एसआईआर प्रक्रिया में लापरवाही या छेड़छाड़ किसी भी तरह से यहां पर प्रदेश। देखिए, इस तरह का खेल तो पूरे देश में चल रहा है और हमारे नेता और संसद में नेता विपक्ष आदरणीय राहुल गांधी उसके प्रमाण भी दे चुके हैं। और अभी आपने अप्रत्यक्षम किम प्रमाणम, अभी आपने चुनावों में देखा होगा, बिहार चुनावों में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने बड़ी बेशर्मी के साथ ये भी बताया कि साहब उनके दिल्ली में भी वोट दिया हमने और बिहार में भी वोट दिया है। उनमें से कुछ ऐसे बेशरम नेता उत्तराखंड के भी थे जिन्होंने बाकायदा अपने फोटो डाले हैं। तो देखिए, जब चोरी करने वाला व्यक्ति अपने आप ही सीना तान करके ये कहे कि साहब हमने ये चोरी करी है, तो इसमें किसी प्रमाण की जरूरत नहीं।
उत्तराखंड से खबर है, जहां विजय दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में पूर्व सैनिकों और शहीद सैनिकों के परिजनों को सम्मानित किया गया। जिला अधिकारी नीतिका खंडेलवाल ने शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि भारत का निर्माण शहीदों के बलिदान से हुआ है और 1971 के युद्ध में हमारे सैनिकों ने पाकिस्तान को पराजित किया। कार्यक्रम में 1971 के युद्ध में शहीद हुए बच्चन सिंह नेगी के पुत्र भूपेंद्र नेगी ने कहा कि वे उस समय केवल 11 माह के थे और परिवार को कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। उन्होंने सरकार से शहीदों के परिजनों के लिए विशेष आरक्षण की मांग की है। होता है, हम जानते हैं कि जब हमारा भारतवर्ष जो बना है वो बहुत सारे लोगों के बलिदान से बना है। जब हम फ्रीडम स्ट्रगल की बात करते हैं, हम अपनी किताबों में भी स्कूल में पढ़ते आ रहे हैं, तो हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स थे उन्होंने स्ट्रगल किया ब्रिटिश राज से हमें आज़ादी दिलवाने के लिए। उसके पश्चात हम देखेंगे कि हमारा 1971 का वॉर हुआ जिसमें हमने पाकिस्तान पर पराजय किया। फिर हमारा कारगिल वॉर हुआ, उसमें भी बहुत सारे लोगों ने हमारे भारतवर्ष के अपना बलिदान दिया। उनकी फैमिलीज यहाँ पे हैं, उनके डिपेंडेंट्स वॉर विडोज यहाँ पर हैं। तो ये सिर्फ एक समय होता है उनके बलिदानों को याद करने का और अपने आने वाली जनरेशन को और खुद को स्वयं को ये समझने का कि हम आने वाले समय में उनके बलिदान को व्यर्थ न करें। अपने इस देश को डेवलप करने के लिए, विकसित करने के लिए, जो हम कहते हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं, विकसित भारत बनाने के लिए हम रोज प्रयास करें और छोटे छोटे स्टेप्स ही सही। ये नहीं कि हमें हर किसी को जाके सरहद पे जाके लड़ना है, बट उनके बलिदान को हम इंटरनलाइज करें और छोटे छोटे स्टेप्स लेके हम अच्छे भारतवर्ष की परिकल्पना। नैनीताल उच्च न्यायालय के निर्देश पर परिवहन विभाग ने 16 दिसंबर से 7+1 सीटर विक्रमों के संचालन पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया है। संभागीय आरटीओ संदीप सैनी ने बताया कि अभियान के तहत केवल 6+1 सीटर विक्रम ही संचालित होंगे। यदि कोई 7+1 सीटर विक्रम चलाते हुए पाया गया तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो देहरादून से खबर है, जहां 7+7+ सीटर विक्रम संचालित पर प्रतिबंधित किया गया है, उस पर प्रतिबंध किया गया है। केवल 6+1 सीटर को ही अनुमति दी गई है और नियम तोड़ने वालों पर यहां सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो 16 से 7+1 सीटर विक्रम प्रतिबंधित कर दिए गए हैं। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा विक्रम जो वाहन हैं जो शहर में और पूरे संभाग में संचालित हो रहे हैं, उनके एक निर्देश जारी किए गए थे कि जो भी 7+1 है विक्रम सिटिंग कैपेसिटी में, उनका एक आदेश हुआ था मुख्यालय से, उसको कैंसिल कर दिया गया था। तो आज वो प्रभावी है। अगर 6+1 सिटिंग वाले जो हैं सिर्फ उन्हीं को चलने की मतलब अनुमति होगी। इसलिए हम सभी विक्रम यूनियंस को एक यहाँ से नोटिस जारी कर रहे हैं और विज्ञप्ति के माध्यम से बता रहे हैं, कल से उनका जो विक्रम वाहन अगर 7+1 में होगा तो उसको संचालन की अनुमति नहीं होगी।